Hi everybody, so we have already understood how exactly F distribution works. Now we'll be applying it in a question so we can get a better understanding of the same. Alright, so we know that there are two different degrees of freedom that we need to consider while we are making our F distribution. One works in the top row, that is n1 minus 1, that is जो पहला डेटा सेट है उसके साथ हम कंसिडर करेंगे. जो भी हमारा सैम्पल साइज है उसमें से फॉर एग्जाम्पल पहले वाले डेटा सेट का सैम्पल साइज 31 है हमारा, तो 31 माइनस 1 30 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा. दूसरा हमारा सैम्पल साइज फॉर एग्जांपल 41 है तो वो 41 माइनस 1 40 दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा. दो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा लगेंगे. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स अराउंड. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. दो इंडस्ट्री है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और एक पेपर इंडस्ट्री है. वी वांट टू चेक वेदर द वेरिएंस ऑफ द टू इज इक्वल और नॉट. Alright, we want to check whether the variance of the two is equal or not. So हम लोग क्या करने वाले, हम लोग null hypothesis बनाएंगे h naught mu1 bar is equal to mu2 bar और alternate क्या बनाएंगे mu1 bar is not equal to mu2 bar. Alright, so we'll be making these hypotheses. Alright, and we'll be understanding whether the variance, the population variance of textile industry and paper industry are equal or not. Alright, हमारा level of significance हमको 5% दिया हुआ है. अगेन ये दो पार्ट में बटेगा, एक लोअर साइड में बटेगा 2.5% और एक अपर एंड में बचेगा 2.5%. ऑलराइट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सैंपल निकाला है हमने 31 सैंपल साइज पे काम किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 30 आ जाएगा. हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इज 4.3. ऑलराइट, $4.3 है हमारा. ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, व्हाट इज दिस? दिस इज द EPS. ऑलराइट, तो हम देखना चाह रहे हैं कि यह जो EPS है दोनों कंपनीज का या फिर दोनों इंडस्ट्रीज का रादर, वो EPS में जो वेरिएंस है क्या वो वेरिएंस इक्वल है या नहीं है. ऑलराइट, सो ये इसका EPS का स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.3. पेपर इंडस्ट्री का हमारा N है 41, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 40 हो जाएगी, दैट इज गिवन. ऑलराइट, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 40 हो जाएगी, दैट इज गिवन. जो हमारी अर्निंग्स है पेपर इंडस्ट्री में, उस अर्निंग्स का स्टैंडर्ड डेविएशन इज अगेन $3.8. ऑलरेडी यहाँ पे डॉलर लग जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सेम साइन फॉलो करता है जो मीन करता है, तो $3.8 लग जाएगा. वी वांट टू चेक वेदर द वेरिएंस, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है देखो, बट वी वांट टू चेक वेदर द वेरिएंस इज इक्वल और नॉट. ऑलराइट, वेदर द वेरिएंस इज इक्वल और नॉट. सो वो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं. पॉपुलेशन वेरिएंस, ये तो सैंपल के हमारे इसलिए हम लोग ये नंबर यहाँ नहीं लिख रहे, बट पॉपुलेशन वेरिएंस हमारे इक्वल है या नहीं. ऑलराइट, द F टेस्ट स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट F इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. हमेशा ध्यान रहे, हमने वीडियो में भी डिस्कस किया, यहाँ पे जो S1 है वो हमेशा S2 से बड़ा ही होगा. यहाँ पे जो S1 है वो हमेशा आपके S2 से बड़ा ही होगा. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. जो हमारा S1 है वो हमारे S2 से बड़ा ही होगा, न्यूमरेटर हमेशा बड़ा ही आएगा. ठीक है, सो हमेशा S1 विल बी ग्रेटर देन S2. तो S1 क्या हमारा 4.3 का स्क्वायर, S2 क्या हमारा 3.8 का स्क्वायर. तो 4.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3.8 का स्क्वायर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ F एज 1.2805. ठीक है, F की वैल्यू क्या है 4.3 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 3.8 का स्क्वायर, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.2805. ऑलराइट, सो F कैलकुलेटेड तो आपने बहुत ही आसानी से निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे जो समझने की चीज है दैट इज दी टेबल वैल्यू और द क्रिटिकल वैल्यू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, तो कितना है आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, तो 2.5% दोनों तरफ बढ़ जाएगा. ऑलराइट, तो यहाँ पे 2.5% रहा होगा, यहाँ पे आपका 2.5% और आपका आ गया है. तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग अल्फा के लिए या फिर अलग अलग राइट हैंड साइड में जितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 2.5%, तो आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी के लिए अलग अलग एफ टेबल मिलेंगे. सो हियर वी हैव एफ टेबल फॉर 2.5% इन द अपर टेल. ऐसे ही आपका दूसरा अपेंडिक्स खोलोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा. ऑलराइट, तो हमको यहाँ पे दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है. अगर आप देखो ध्यान से, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द न्यूमरेटर अलोंग टॉप रो, तो S1 की जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो टॉप रो, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द डिनोमिनेटर अलोंग साइड रो, तो डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास है दैट इज S2, तो जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम साइड रो में आएगी. ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास 31, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 30, तो 30 कहाँ जाएगा हमारा टॉप रो में आ जाएगा. सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन क्या हमारा पेपर इंडस्ट्री, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3.8, लेकिन उसका हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 41 माइनस 1 दैट इज 40. ऑलराइट, तो यहाँ पे इन दोनों जहाँ मिल रही है, ठीक है, 40 और 30 के साथ जहाँ इसका मिलन हो रहा है दैट इज 1.94 पे हो रहा है. ऑलराइट, इफ यू सी 30 ये रहा 40 ये रहा, तो 1.94 पे इज वेयर दे आर मीटिंग. ऑलराइट, सो यहाँ वाले F की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.94. ऑलराइट, यहाँ पे F की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.94. नाउ द गुड पार्ट इज since you are only taking S1 in the numerator and S2 in the denominator and your S1 is always greater than S2, ठीक है, आपको तो दो ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे, दो इंडस्ट्री गिवन होगी, दो चीजें गिवन होगी या दो सीरीज गिवन होगी, तो जो भी सीरीज का बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो न्यूमरेटर में ले लो
ऑलराइट, जो भी सीरीज का बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो न्यूमरेटर में ले लो एंड यू विल ओनली हैव टू सी दी दिस वैल्यू। यहाँ वाली वैल्यू आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी बड़ा नंबर ले रहे हो, तो रिजेक्शन भी उसी साइड से होगा या नहीं होगा पता चल जाएगा। ऑलराइट, सो यू डू नॉट हैव टू पुट इन लॉट ऑफ हेड इनटू अंडरस्टैंडिंग दिस, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप खाली यहाँ पे S1 बड़ा लो S2 से, और यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना भी अल्फा है वो डिवाइड कर दो, अगर टू टेल टेस्ट है तो 2.5% यहाँ आ गया। सिर्फ ये 2.5% अपर टेल में जो वैल्यू है आपकी, उसके लिए आप यहाँ पे निकाल लो। ऑलराइट, उसके लिए आप यहाँ पे f की वैल्यू निकालो। ये आपको निकालने की ही जरूरत नहीं है क्योंकि आप बड़े नंबर से ही डील कर रहे हो, तो यहाँ पे रिजेक्शन नॉट रिजेक्ट भी बड़े नंबर वाले पार्ट पे ही होगा। ऑलराइट, सो 1.94 इज द नंबर हियर। हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आया था f का 1.2805, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो 1.2805 यहाँ पे आ रहा है। कौन से रीजन में लाई कर रहा है, डू नॉट रिजेक्ट रीजन में लाई कर रहा है। कौन से रीजन में लाई कर रहा है, डू नॉट रिजेक्ट में लाई कर रहा है। ठीक है, क्यों मैं बोल पा रहा हूँ डू नॉट रिजेक्ट में, क्योंकि अगर मैं S2 ऊपर ले लेता और S1 नीचे लेता तो नंबर मेरा 1 से छोटा आता। ऑलराइट, तो ये नंबर तो 1 से बड़ा ही है मेरा। ऑलराइट, तो ऑटोमेटिकली वो हम लोग बोल पा रहे हैं कि डू नॉट रिजेक्ट में आ रहा है। सो अगेन व्हाट आर वी कंक्लूडिंग, वी आर नॉट एबल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम यहाँ पे हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ही नहीं कर पा रहे, दैट इज σ1 स्क्वायर इज इक्वल टू σ2 स्क्वायर। ऑलराइट, हम रिजेक्ट इसको नहीं कर पा रहे हैं और ये इक्वल है। वी कैन कंक्लूड दैट यस we are not able to reject the null hypothesis, these two are equal and there is no statistical difference between the variance of the textile industry earnings and the variance of the paper industry earnings. Alright, so this is how exactly it works around. I know आप लोग को ये चीज़ डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इफ यू थिंक अबाउट इट यू विल सी दैट कि आपको एक वैल्यू निकालनी क्यों पड़ रही है, बिकॉज आप ऑलरेडी बड़े नंबर में ही डील कर रहे हो यहाँ पे भी। ऑलराइट, S1 स्क्वायर आपको ऑलरेडी बड़ा है S2 स्क्वायर से, तो ऑटोमेटिकली f की वैल्यू आपको बड़ी मिल जाएगी एंड थिंग्स विल वर्क अराउंड। सो यू विल सी कि आप एक वैल्यू निकाल रहे हो तो आपका काम हो जाएगा और आपको f टेबल दिखेगा भी 2.55% के लिए। आपको राइट हैंड साइड में 97%, 97.5% प्रोबेबिलिटी है, वो चीज़ आपको f में नहीं दिखेगी, तो इसीलिए ये चीज़ ऐसे वर्कआउट करती है। अगेन टॉप रो इज S1 वाला, साइड रो इज S2 वाला, and this is how it works around and this is how we are able to reject or not reject the null hypothesis. The next thing that we need to understand here is a very small thing, that is parametric non-parametric test। जो अब तक हमने Z test देखा वो सारे को एक ब्रॉडर नाम दे देंगे हम पैरामीट्रिक टेस्ट का, और जो हम नए टेस्ट जो हमने सीखे नहीं है या फिर फ्यूचर में कभी सीखेंगे अगर हम स्टैट्स और पढ़ते हैं तो इट विल बी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स अराउंड एंड दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। थैंक यू।